हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं आकाश कुमार, जो आज 10th क्लास के चैप्टर 2 कृषि पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। 20 तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी आप सभी बच्चों को 2 लाइन मोटिवेट करिए। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कि कुछ उम्मीदें टूटी है, माना कि कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन अभी भी कुछ ख्वाहिशें बाकी है। इसका मतलब यह कहना है बच्चों कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे 9th और इस वर्ष 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले साल जो गलतियां कर चुके हैं, जो इस बार गलतियां नहीं करेंगे। मतलब यह कहना है कि जैसे 9th क्लास में बच्चे क्लास जब एग्जाम 9th के होते हैं तो उस समय क्लास टॉपर बच्चे भी आते हैं 9th में। तो उस समय हमसे जो गलतियां हुई, हम नहीं आ पाए 9th में टॉपर, लेकिन इस बार 10th में बाजी मारना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कृषि पढ़ाएंगे, जो कि क्लास 10th की चैप्टर सेकेंड। सभी बच्चों को ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के बारे में पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो भारत देश कृषि प्रधान देश है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि किसे कहते हैं और कृषि मतलब क्या? तो कृषि का परिभाषा है कि सबसे पहले कृषि वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के द्वारा पहले जुताई की जाती है, उसके बाद बीज बोया जाता है, बीज बोने के बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद फल फूल लगते हैं उसमें, फल फूल लगने के बाद किसान जब अनाज उसमें होते हैं, अनाज को काट लेते हैं और अनाज काटने के बाद किसान उसे थ्रेसिंग कर देते हैं, जो अनाज उसमें दाना निकाल लेते हैं। तो कृषि कृषि के लिए हम लोग को भूमि चाहिए, बहुत ज़्यादा भूमि, क्योंकि हमारे भारत देश में खेती कृषि बहुत अच्छी, मतलब अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा भूमि पे। तो कृषि बहुत ज़्यादा भूमि पे होते हैं, तो कृषि करने के लिए हमको योग्य भूमि चाहिए। तो कृषि करने की योग्य भूमि 4 वर्गों में बाँटा गया है। पहला बोया गया क्षेत्र, दूसरा चालू प्रतिभूमि, तीसरा अन्य प्रतिभूमि और एक चौथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो आइए हम लोग ये 4 वर्ग में जो बाँटा गया है कृषि योग्य भूमि को, वो हम एक-एक करके समझते हैं। पहला पहला जो बताएँ, बोया गया क्षेत्र में इसमें हमेशा इसमें कंटिन्यू कृषि होती है। बोया गया क्षेत्र बोलेंगे तो इसमें कंटिन्यू कृषि होती है, मतलब 1 साल भी इसमें खेती प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा चालू प्रति खेत, मतलब इसमें जब 1 साल में हम लोग 1 से 2 फसल करते हैं, तो इसमें 1 फसल बीच में जब छोड़ देंगे ना, तो चालू प्रति भूमि कहेंगे। जैसे हम पहले खरीफ के फसल में चावल लगाए, उसके बाद रबी की फसल में उसको छोड़ दिए, तो उसको चालू प्रति भूमि कहेंगे। और तीसरा अन्य प्रति भूमि। तीसरा अन्य प्रति भूमि मतलब ये हुआ कि उसमें 1 साल जैसे 2 फसल उगाए हम लोग, चावल और गेहूँ, वो कर लिए दोनों फसल और अगले साल उसको छोड़ दिए, तो ये अन्य प्रति भूमि में आएगा। और चौथा कृषि योग्य भूमि, मतलब व्यर्थ भूमि ना हो। उसमें 5 साल या 5 साल से अधिक वर्षों तक कृषि नहीं किए, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आएँगे। हमने कृषि योग्य भूमि के 4 वर्गों में बताए, ये सभी को एक-एक करके हम बता दिए। अब आगे भारत में जैसे कृषि का प्रकार अनेक, मतलब बहुत सा है, जैसे वाणिज्यिक कृषि हो गया, गहन कृषि हो गया, रोपण कृषि हो गया। लेकिन ऋतुओं के आधार पर भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। पहली पहले जो खरीफ फसल बोते हैं, जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर महीने में काट लिए जाते हैं। सितंबर अक्टूबर इसलिए बोले कि एनसीईआरटी में सितंबर अक्टूबर दिया हुआ है,
लेकिन ऐसे दिसंबर में भी काटते हैं खरीफ फसल। दूसरा रबी, रबी की फसल जाड़े ऋतु मतलब शरद ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तीसरा जायद फसल, जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में से काट ली जाती है। तो खरीफ फसल का कुछ उदाहरण जो बताते हैं बच्चों, तुम लोग आप सभी को याद रखना होगा। खरीफ फसल का उदाहरण जैसे चावल हो गया और मूंगफली हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। और दूसरा रबी फसल जो बताए हम बताए, रबी फसल में गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, आलू हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। तीसरा मैंने बताया जायद की फसल, जायद की फसल में खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद की फसल में आते हैं। तो अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ अब स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत में सर्वाधिक फसल फसल मतलब क्षेत्रफल पे चावल की खेती होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो चावल की खेती होती है। हमारा भारत देश में प्रमुख खदान मतलब खदान बोलेंगे मतलब चावल के लिए तो ये चावल आ जाएगा। प्रमुख मतलब अनाज बोलेंगे खदान मतलब तो ये चावल ही आएगा। इसका पहला का राइट आंसर बी। अब सेकेंड क्वेश्चन, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? ये समोच्च जुताई उस इलाके में की जाती है जहाँ पहाड़ी एरिया हो। और समोच्च जुताई का मतलब एक वृत्ताकार पथ पे जुताई होगी। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मैदानी मैदानी क्षेत्र, ये ऑप्शन गलत, ये नहीं होगा। तटीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। हम बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में होगी। समोच्च जुताई कहाँ होगी? तो पहाड़ी क्षेत्र में होगी। ऑप्शन सी ए सही होगा, राइट आंसर। इनमें से कौन रबी की फसल है? तो हमने बताए थे कि चावल खरीफ फसल में आएंगे, ये गलत। कपास भी एक खरीफ फसल में आएंगे, ऑप्शन बी भी गलत। मोटे अनाज हम इसे बोलेंगे जैसे ज्वार बाजरा, ये सब मोटे अनाज में आएंगे। तो ज्वार बाजरा भी एक खरीफ फसल है। इनमें से हम एक क्वेश्चन में पूछे रबी फसल, ये मोटे अनाज भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी ये चना राइट आंसर, रबी फसल का ये उदाहरण सी है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना को नहीं, ऑप्शन बी में कपास, ये इसका राइट आंसर बी। कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी हम लोग काली मिट्टी मानते हैं, जो कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। और काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम रेगूर कहते हैं, रेगूर मिट्टी। यहाँ पे लिख देते हैं रेगूर, रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। क्वेश्चन 5, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए में, हाँ ए में ही जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर 5 का ए। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए में रोपण कृषि, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन ए ही सही होगा कि रोपण कृषि हम उसे कहते हैं जो बड़े क्षेत्र में बोया जाता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना कहवा, ये सब रोपण कृषि में आएंगे। इसका 6 का राइट आंसर इज, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए में दिए हैं रागी, ये नहीं है, ऑप्शन गलत। मूंगफली भी नहीं होंगे। ज्वार ज्वार भी नहीं। ऑप्शन डी में राइट आंसर, ऑप्शन डी सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है?
पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में भारत का सबसे मतलब अच्छे माने जाते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सर्वाधिक होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे चाय का, तो चाय पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आंसर गलत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में असम, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, असम राइट आंसर। फिर पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में, यह कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक। कॉफी के पूछेंगे तो कर्नाटक राज्य आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, क्वेश्चन 9। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, मतलब चावल की खेती के लिए मुख्य मतलब अच्छी मिट्टी कौन सी होगी? ऑप्शन ए में काली मिट्टी, काली मिट्टी में तो कपास की खेती अच्छी होती है। चलो हाँ, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है इसका राइट आंसर। चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बोलेंगे तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, ए रॉन्ग, ऑप्शन बी, बी में सही, बी 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 10 का राइट आंसर दूसरा। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल मतलब किस मौसम में पैदा होती है? जाड़े के मौसम में रबी के फसल बोए जाते हैं। तो जाड़े के लिए ऑप्शन ए में राइट आंसर। वर्षा, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोए जाते हैं। गर्मी, गर्मी के मौसम में जायद की फसल बोए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट शीत जलवायु रॉन्ग, शीत और आर्द्र जलवायु ए भी रॉन्ग। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु। ये क्वेश्चन 12 का राइट आंसर सी, उष्ण मतलब ये जूट, जूट के लिए थोड़ा तापमान भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए। इसके क्वेश्चन 12 का आंसर सी। क्वेश्चन 13, 14, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए, ए में ए ऑप्शन गलत, बी, बी राइट आंसर होगा। संसार में चावल के उत्पादक देश में भारत का स्थान कैमा है, तो ये दूसरा राइट आंसर बी। लेकिन अभी जो करंट डाटा के अनुसार देखेंगे तो हमारा भारत देश चावल के उत्पादक में पहला स्थान पे आएंगे। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अनुसार देख रहे हैं, इसके लिए राइट आंसर बी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? हरियाणा, हरियाणा ए नहीं होगा। पंजाब, पंजाब भी नहीं होगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन 15 का सी होगा राइट आंसर। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है पहला। एक रॉन्ग, गलत, एंड ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी, बी जो कि राइट आंसर है 16 का, ये सही। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन ए ही सही है राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। कर्नाटक हम बताए थे, कहा है मतलब कॉफी, कॉफी की खेती बहुत अच्छी होती है कर्नाटक में। और असम में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, गेहूं हम बताएं कि रबी फसल में आएंगे, ये ऑप्शन गलत। सरसों, सरसों ये रबी फसल में ही आएंगे, ऑप्शन बी भी गलत। चावल, चावल एक खरीफ फसल में आएंगे, तो ये क्वेश्चन 18 का राइट आंसर सी, चावल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, उष्ण है लेकिन इसमें आर्द्र जलवायु भी होगा, जो कि ऑप्शन ए में उष्ण दिया हुआ है, ए भी है लेकिन उसके साथ आर्द्र जलवायु होगा तो अच्छे हो और अच्छे होंगे। तो और इसमें ऑप्शन देखते हैं। उष्ण, उष्ण गलत। शीतोष्ण, शीतोष्ण भी गलत। लेकिन देखिए 19, 19 का क्वेश्चन जो कि राइट आंसर सी होगा। इसमें हम बताएं कि उष्ण के साथ साथ आर्द्र जलवायु होगा, क्योंकि उष्ण उसको तापमान भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए, इसलिए 19 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, चावल है, मतलब चावल किस फसल में आएगी? खरीफ में या रबी में या जायद में?
यहाँ ऑप्शन देखते हैं खरीफ, जो कि क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ए ही में दिख रहे हैं, खरीफ फसल। रबी फसल ए नहीं होगा, जायद ए भी नहीं होगा। तो 20 का राइट आंसर ए। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छे लगे होंगे तो आप लोग क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जब लगे होंगे कि हमारे टीम और हमने थोड़ा मेहनत किए होंगे, आप क्लास लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। लेकिन सेशन समाप्त करने से पहले एक हम होमवर्क देना चाहते हैं, जो कि हरित क्रांति किससे संबंधित है और एक भारत में कब से स्टार्ट हुई, मतलब शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क दिए हैं, जो कि कमेंट में आप सभी को बताना होगा। तो इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। तो बच्चे बच्चे आप सभी हमेशा खुश रहो और हंसते रहो। धन्यवाद।